ये स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 कम्युनिकेशन। उसके अंदर हम वर्बल और नॉन वर्बल में से वर्बल कर चुके हैं, नॉन वर्बल पढ़ रहे थे। तो नॉन वर्बल के अंदर हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक खत्म किया था वो किया था अपीयरेंसेस के ऊपर। अपीयरेंसेस से आगे कंटिन्यू करते हैं। अपीयरेंसेस से आगे कंटिन्यू करते हैं। अपीयरेंसेस के बाद था हमारे पास सिंबल्स। अब कुछ एक यूनिक सिंबल्स होते हैं, यूनिक सिंबल से देखकर भी हमारे पास चीज़ें कम्युनिकेट हो जाती है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं मानूं कि वाहिगुरु का सिंबल होता है, रिलीजियस सिंबल मैं बोलूँ ओम का निशान है, या फिर वो क्रिश्चियंस के क्रॉस का निशान है, या फिर अगर कोई वाहिगुरु का सिंबल है, तो क्या सिंबल देख के हम पहचान जाते हैं कि सामने वाला पर्सन किस रिलीजन का है। तो रिलीजियस सिंबल से भी हम पहचान जाते हैं। जो हमारे कॉमर्शियल सिंबल्स होते हैं, जैसे कि कार का सिंबल है, वो 4 छल्ले वाली गाड़ी होती है। गाड़ी देखकर हम पहचान जाते हैं कि गाड़ी कौन सी है। गाड़ी के ऊपर जैगवार बनाओ तो मतलब सिंबल्स देखकर हम पहचान जाते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। वैसे ही आजकल एक बड़ा कॉमनली सिंबल चला हुआ है, अगर आप इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट के साथ वर्क करते हो तो वहाँ पर 3 ग्रीन के सर्कल्स होते हैं। ऐसे 3 ग्रीन का सर्कल बना होता है। उसका मतलब क्या होता है कि वो इको बिल्डिंग सिंबल है, यानी कि आप इको एनवायरमेंटल का ध्यान रखना। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं, इको मतलब एनवायरनमेंट था वो। आगे क्या है हमारे पास नॉन वर्बल्स के बाद है आपके लिए विजुअल्स। विजुअल्स का मतलब क्या होता है? विजुअल्स का मतलब जो आप चीज़ें देखकर यूज़ कर सकते हैं। जनरली ये जो टर्म है वो प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होती है। आप जब प्रेजेंट करते हो, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन करते हो, बायोग्राफ चार्ट्स, पाई चार्ट्स, इनके थ्रू जो डायग्राम्स के थ्रू जो प्रेजेंट करते हो, जैसे कि आपको स्टैटिस्टिकल डाटा अगर शो करना होता है तो हम बचपन में करते थे, पाई चार्ट बनाते थे। पाई चार्ट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन शो की जाती है वो सारी की सारी हमारी विजुअल्स में आएंगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, आप किसी भी साइन के द्वारा, किसी भी ग्राफिक डिज़ाइन के द्वारा, कोई इलस्ट्रेशन, कलर, इस चीज़ के द्वारा सामने वाले को समझाते हो। आपने मैनुअल चार्ट बनाया, आती है ना हमारे पास मैनुअल, किसी भी मशीनरी को हम परचेज करते हैं तो कैसे यूज़ किया जाना चाहिए, उसके साथ मैनुअल्स आता है हमारे पास। तो उस मैनुअल्स के चार्ट के अकॉर्डिंग भी हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ पर लिखने की बजाय सिर्फ सिंबल से समझाया गया हो कि ये करना है और ये नहीं करना, जैसे बच्चों के स्कूल्स में ज़्यादातर होता है, वहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू समझाया जाता है कि ये किसका क्लासरूम है, यहाँ पर क्या करना है और क्या नहीं करना। वॉश हैंड्स की जगह अगर साफ साफ वॉश हैंड्स भी लिख सकते हैं और वो हैंड्स का सिंबल भी बना सकते हैं धोते हुए। विजुअल्स रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी आपकी चीज़ें कम्युनिकेट हो सकती हैं। सिंबल्स में तो क्या होगा, सिंबल्स में सिर्फ वो चीज़ें आएंगी जिसको आप रिकॉग्नाइज करते हो एज एन सिंबल। जिस चीज़ को एज एन सिंबल रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे उसके लिए आपको प्रॉपर एक पिक्चराइज करना पड़ेगा एनवायरनमेंट, वहाँ पर आएगा आपका विजुअल कम्युनिकेशन। क्लियर? चलिए, तो ये कम्युनिकेशन की हमारी कैटेगरीज अभी खत्म हो चुकी है, ब्रॉड कैटेगरीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखते हैं कि कम्युनिकेशन स्टाइल के बेसिस पे कितनी तरह का हो सकता है। कम्युनिकेशन हो सकता है हमारा फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल। फॉर्मल बोले तो जो आप अपने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, अपने ऑफिसेज में करते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में करते हैं जहां कोई आपका सुपीरियर होता है, आप किसी के सबऑर्डिनेट होते हैं। अगर सेम लेवल एम्प्लॉय भी हो तो ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा आपका? फॉर्मल होगा, यानी कि जहां पर कौन लोग प्रेजेंट ना हो, आपके नियर एंड डियर वंस। नियर एंड डियर वंस आप अपने फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से जैसी बात करते हैं वो क्या होती हैं आपकी सारी की सारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। वहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक टोन का इस्तेमाल नहीं होता, कोई भी फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता कि ये कम्युनिकेशन ऐसे ही फ्लो करेगा। लेकिन फॉर्मल के अंदर फिक्स स्ट्रक्चर होता है। आप अपने बॉस को बोलोगे, बॉस उनके बॉस को बोलेगा, फिर वो अपने बॉस को बोलेंगे। इस तरह से एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसी तरीके से आपको बात करनी है, इसी तरीके से आपको ड्रेसअप होकर आना है। ये सारे फाउंडेशंस कहाँ होते हैं हमारे पास? फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर। तो क्या बोलता है फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर? फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसी हो सकती है? ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। पता कैसे चलेगा कि वो ओरल या रिटन फॉर्मल है? जब वहाँ पर कुछ सर्टेन रूल्स होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे, हमें बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ करते हैं हम? अपने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करते हैं। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारा 3 तरह का हो सकता है, वर्टिकल, डायगनल या फिर हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल डायगनल कैसे कैसे हो सकता है? मान लीजिए हमारे पास एक है टीम ए और एक है टीम बी, और इन दोनों ही ए और बी जो हैं इनके मैनेजर्स हैं। ए कौन है? ए भी आपका मैनेजर है। बी कौन है? बी भी आपका मैनेजर है। ए के नीचे जो टीम काम करती है उसका नाम है सी, और बी के नीचे जो टीम काम करती है उसका नाम क्या है? डी। अगर ए मैनेजर अपने एम्प्लॉय से बात करता है सी से, तो क्या होगा? कैसा कम्युनिकेशन होगा? ये वर्टिकल नेचर कम्युनिकेशन होगा। वैसे ही
अपना जो नीचे वाले एम्प्लॉयज होते हैं, यानी कि एम्प्लॉय अपने बॉस से भी बात कर सकता है, डी अपने एम्प्लॉय बॉस अपने बी से भी बात कर सकता है। तो अगर डाउनवर्ड टू अपवर्ड इंफॉर्मेशन जाती है तो ये भी वर्टिकल, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारा पार्ट जो है डिस्क्राइब होता है। ऊपर से नीचे इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है तो डाउनवर्ड वर्टिकल, नीचे से ऊपर जा रही है तो आपका अपवर्ड वर्टिकल। क्लियर है इतना? उसके बाद क्या बोलता है इंफॉर्मेशन के अंदर, सेम लेवल जो हमारे एम्प्लॉय हैं यानी कि सी और डी, अब इनका लेवल सेम है क्योंकि इनके ऊपर सिर्फ एक एक ही बॉस है, तो इन दोनों सेम लेवल पे काम कर रहे हैं। ये लोग अगर आपस में बात करते हैं तो ये कैसा इंफॉर्मेशन होगा, ये आपका होगा हॉरिजॉन्टल। ये कैसा कम्युनिकेशन होगा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इसके बाद आपका डायगोनल में क्या जाएगा, डायगोनल के लिए बोलता है कि अगर सी बी से जाकर बात करें, यानी कि एक डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से जाकर बात करे, इस इंफॉर्मेशन को हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे डायगोनल, डायगोनल कम्युनिकेशन। तो यानी कि जब एम्प्लॉय और सुपीरियर बात कर रहे हैं आपस में सेम लेवल पर, तो क्या होगा, वो सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो होगा आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन। सेम लेवल एम्प्लॉय बात कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल, और एक डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से जाके बात करे तो डायगोनल। ये तीन तरह से हमारा कम्युनिकेशन फ्लो कर सकता है इन द फॉर्मल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल के अंदर कोई चेन नहीं होती, कोई किसी से भी बात कर सकता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम अंगूर का गुच्छा भी बोल सकते हैं, ग्रेप वाइन। अब इसके अंदर क्या होता है, कोई किसी से भी बात करे, हमें कुछ नहीं पता कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ फ्लो कर रही है, किससे जाकर कहाँ जाकर मिल रही है, कुछ नहीं पता हमें। इस तरह की इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, ग्रेप वाइन इंफॉर्मेशन। क्या ग्रेप वाइन इंफॉर्मेशन जरूरी होती है, या बकवास करना जरूरी होता है? बिना बकवास के हमारा काम चल जाएगा? नहीं चलता। हमें क्लास के बीच में जो 5-5, 10-10 मिनट का ब्रेक चलता है, उसके अंदर थोड़ी बहुत अपनी पर्सनल बातें शेयर करनी होती है। कल क्या पढ़ा, क्या प्रॉब्लम आई, मैंने तो कल काम ही नहीं किया, कल रात को मैं सो गया था, कल रात को मैंने मूवी देखी। क्या इस तरह की बातें करना बीच में ज़रूरी होता है? बिल्कुल ज़रूरी होता है, क्योंकि हम क्या हैं, ह्यूमन बींग्स है, रोबोट्स तो है नहीं कि 2400 घंटे हम काम करते रहे। थोड़ा सा हमें मस्ती भी करना ज़रूरी होता है। तो जैसे बीच में हल्की फुल्की हमें बातचीत करना ज़रूरी होता है, गॉसिप्स बोल सकते हैं इन्हें। तो जो गॉसिप्स करते हैं उसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन में काउंट नहीं करते, उसको हम काउंट करते हैं ग्रेप वाइन में। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये रिड्यूस करता है स्ट्रेस को। अगर हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि ग्रेप वाइन, ऑफिस के बीच में गप्पे लड़ाते हैं, एक लिमिटेड लेवल पर अगर गप्पे लड़ाएं तो हमारा जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाता है। अगर तुम्हें बिल्कुल गैप ना मिले, जस्ट टीचर खत्म होने से पहले, एक टीचर का लेक्चर खत्म होने से पहले दूसरा डेस्क पे खड़ा हो यहाँ पे, तो आप लोगों को गैप ही नहीं मिलेगा, सांस लेने का टाइम नहीं मिलेगा, स्ट्रेस बिल्डअप होता रहेगा। जो 5 मिनट का गैप दिया जाता है सांस लेने के लिए, क्यों दिया जाता है? ताकि तुम लोग अपना स्ट्रेस रिड्यूस कर सको और नए स्ट्रेस के लिए तैयार हो सको। ऐसे ही बिजनेसेस के अंदर ग्रेप वाइन इसीलिए जरूरी है। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं। रिलेशन बिल्ड, रिलेशनशिप किस तरीके से बिल्ड होते हैं? अब जब आप ऑनलाइन क्लासेस में थे, एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे, ग्रेप वाइन तो होना पॉसिबल ही नहीं था। तो जब ग्रेप वाइन नहीं था तो आप एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे कौन है, सिर्फ नाम से जानते थे कि हाँ जी क्लास में सावन नाम का भी कोई है, कोई चिंटू नाम का भी है, कोई कुणाल नाम का भी है। सिर्फ ये नाम आप सुन पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे किसी को भी, कोई बातचीत आप नहीं कर पा रहे थे, आपके कोई रिलेशन बिल्ड नहीं हो रही थी, यानी कि कोई दोस्ती आपकी क्रिएट नहीं हो रही थी। सपोज आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो जहाँ आपका कोई दोस्त नहीं है, आपका मन लगेगा वहाँ? नहीं लगेगा। हम ह्यूमन बीइंग है, हमें कम से कम एक बंदा तो चाहिए गप्पे मारने के लिए, अपनी सुख दुख बतलाने के लिए। जब तक हमारे मन के दुख निकलेंगे नहीं, हम खुश नहीं हो सकते, यानी कि दुख बांटने के लिए, अपना सुख, अपनी खुशियाँ बांटने के लिए। तो रिलेशनशिप बिल्ड होता है। दूसरी क्या फ़ायदा होता है, आपका नेटवर्क बिल्ड होता है। आप ह्यूमन बींग्स हो, सोसाइटी जब तक आपकी हेल्प नहीं करेगी, आप सोसाइटी की हेल्प नहीं करोगे, आपका काम बनता ही नहीं है। हमें एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत होती है। जब हम किसी को जानेंगे नहीं तो हेल्प किससे लेंगे? तो रिलेशन बिल्ड होती है। दूसरा क्या होता है, इस चीज़ को ना, ग्रेप वाइन को हम लोग अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैनेजर यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं, इजी एंड फास्ट डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरनेट से भी तेज काम करता है ये सिस्टम। अगर हम किसी को कोई
इन्फॉर्मेशन दे और उसको बोल दे कि भाई किसी को मत बताइए, तो क्या वो इन्फॉर्मेशन सिक्योर है? वो कोई इन्फॉर्मेशन सिक्योर नहीं है, तो वो आगे पहुंचाई जाती है। जनरली क्या होता है, हम सबको पता है कि एक बिजनेस में ग्रेपवाइन इन्फॉर्मेशन होती है, तो जो चतुर चालाक मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी ऐसे बंदे को बुलाते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं और बोलते हैं कि भाई किसी को बताइए मत, तेरे को बता रहा हूँ तो मेरा खास आदमी है, और वो बाहर जाके सबको फैला देते हैं। मेरे पास तो ऐसी इन्फॉर्मेशन है, मैनेजर ने मना किया था किसी को बताना मत। मैनेजर ने क्यों बताई उसको इन्फॉर्मेशन? क्योंकि उसे स्प्रेड करवानी थी, वो अपने तरीके से स्प्रेड कराता, फॉर्मल तरीके से स्प्रेड करवाता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो कभी कभी अगर आपको फास्टेस्ट इन्फॉर्मेशन का स्प्रेड करना हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ग्रेपवाइन का यूज़ करना चाहिए। बट ये 3 फायदे होने के साथ साथ इसके नुकसान बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा नुकसान क्या? अगर आपके गप्पों के ऊपर रोक ना लगाई जाए तो हमारा जो एम्प्लॉय है, हमारा जो स्टूडेंट है, वो आलसी हो सकता है, वो कामचोर हो सकता है, वो काम से बचने के बहाने ढूंढेगा गप्पे लड़ाने के लिए, यानी कि हमारा टारगेट शायद अचीव ना हो अगर उस पर कोई रोक ना लगाई जाए। दूसरा, अगर वो हद से ज़्यादा बात करेंगे तो रिलेशन बिल्ड होने की बजाय रिलेशन तोड़ेंगे, फिर तो लड़ाई होएगी, लात गुस्से मुक्के ये सब चलेगा उसके बाद। तीसरा क्या हो सकता है, इन्फॉर्मेशन हमें स्प्रेड करनी है पर इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, क्यों आई, क्योंकि ग्रेपवाइन है, ग्रेपवाइन का कोई सोर्स नहीं होता, कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं होता, एक की दो लगाकर भी बताई जा सकती है, तो यहाँ पर अफवाहें ज़्यादा फैलती हैं। मैनेजर जहाँ अपने फ़ायदे के लिए इसे यूज़ करते हैं वहाँ मैनेजर्स का नुकसान भी हो सकता है। आप लोगों की बुक्स में नहीं है ये जो सारे पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, ठीक है, आप लोगों का नुकसान भी हो सकता है। तो नुकसान अगर होगा तो क्या होगा, इमेज बिल्डिंग नेगेटिव हो जाएगी। मान लो आप मैनेजर से छुट्टी मांगने के लिए गए, मैनेजर घर से झगड़ा करके आया था, लड़के आया था अपनी बीवी से, छुट्टी देगा? नहीं देगा, और बाहर जाके गुस्सा फैलाओगे उसके लिए, मैनेजर से छुट्टी मांगने गया, उसने मुझे ऐसे ऐसे बोल के रूम से बाहर निकाल दिया, एक नेगेटिव इमेज आप क्रिएट करोगे। या फिर उसने हो सकता है कुछ अपशब्द बोल दिया हो आपको, या फिर कुछ बुरा या डांट दिया हो आपको, तो आप क्या करोगे, बाहर आके उसकी इमेज को कैसा करोगे, नेगेटिव। तो जितना वो कंपनी की रेपुटेशन को बढ़ा सकता है उतना वो कंपनी की रेपुटेशन को गिरा भी सकता है। तो ये काम का तो है, नेटवर्क होना भी चाहिए, पर कितना होना चाहिए ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इसीलिए आपको ज़्यादा छूट नहीं दी जाती बातें करने की, इसलिए बार बार हर कोई यहाँ पर गेट पे खड़ा होता है, चेक करता रहता है कि कितनी बातें करते हैं, पढ़ रहे हो साथ में या नहीं पढ़ रहे। क्लियर? चलो फॉर्मल के बाद आगे चलते हैं। फॉर्मल के बाद इनफॉर्मल। इनफॉर्मल किसके साथ? अपने भाई बंधुओं के साथ, पड़ोसियों के साथ जो इन्फॉर्मेशन की जाए, इसका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता कि यहाँ से यहाँ फ्लो करेगी, वैसे से वैसे फ्लो करेगी, इसी नेटवर्क में फ्लो करेगी। नेटवर्क अगर किसी का होगा तो वो होगा फॉर्मल कम्युनिकेशन का। प्रिस्क्राइब पैटर्न जो होगा वो होगा फॉर्मल कम्युनिकेशन का। तो प्रिस्क्राइब पैटर्न के बेसिस पे हमने अपने पैटर्न्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये रख कर बैठे जो हमारा पहला पैटर्न है, पहला नेटवर्क है, उसको हम बोलते हैं क्या? वर्टिकल नेटवर्क। वर्टिकल नेटवर्क सेम वही है जो भी हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के अंदर पढ़ा था। इसके अंदर क्या होगा, एक हमारा सुपीरियर होगा, एक हमारा सबऑर्डिनेट होगा। इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे होगा? आइदर थ्रू सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट और फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू द सुपीरियर। इस तरह से हमारा इंफॉर्मेशन होगा, यानी कि एक बंदा हमेशा सीनियर होगा इस कम्युनिकेशन में और एक बंदा हमेशा जूनियर होगा। एक लेवल का फर्क होगा, हिरार्की का फर्क हमेशा होगा, यानी कि बॉस टू एम्प्लॉय और एम्प्लॉय टू बॉस ये इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो हमारे यहाँ पर इंफॉर्मेशन कैसे हो रही है? फ्रॉम सीनियर लेवल टू जूनियर लेवल। हिरार्की का फर्क होगा, यानी कि टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ये 2 तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पर होगी। इसी से मिलता जुलता एक नेटवर्क है, उसको हम बोलते हैं अपना सर्किट नेटवर्क। अब सर्किट नेटवर्क के अंदर क्या होता है? सर्किट नेटवर्क के अंदर एक होगा हमारे पास ए, एक होगा हमारे पास बी। अब ए और बी की इंफॉर्मेशन किस तरीके से फ्लो करेगी? ए बी को मैसेज भेजेगा और बी ए को क्या भेजेगा? फीडबैक।
ये कुछ याद आ रहा है? बचपन में साइंस के प्रोजेक्ट बनाते होते थे, बीच में कहीं बैटरी चिपकाते थे, कहीं पे सेल लगाते थे, कहीं पे वो लट्टू लगाते थे, और जब सारा सर्किट कंप्लीट हो जाता था तो फिर लाइट जलती थी। उसी तरह से क्या है, इसने सर्किट बना दिया इस चीज़ का और इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन डाल दी। इसने क्या बोला है, हमारे पास दो बंदे हैं ए और बी, ए अपना मैसेज पहुंचाएगा बी तक, फिर बी देगा अपना फीडबैक, ठीक है। अब आप बोलोगे कि हर कम्युनिकेशन में ये होता है, इसमें नई बात क्या है, ये शोर मत करो तुम। इसके अंदर नई बात क्या है, नई बात ये है कि ए बी को मैसेज पहुंचाएगा तो क्या है, मैसेज जा रहा है, बी यहाँ पर दे रहा है फीडबैक, लेकिन यहाँ पर फिक्स नहीं है कि ए सुपीरियर होगा और बी सबऑर्डिनेट होगा। मतलब यहाँ पर कोई आपकी हिरार्की फिक्स नहीं है। जनरली हम बोलते हैं कि सेम लेवल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म होती है, यानी कि एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय जो हमारी हॉरिजॉन्टल थी वो हो सकती है। हमारी हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन जब जब सप्लाई होगी तो हमारा बनेगा सर्किट नेटवर्क, या एनी अदर पर्सन जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं करती, उन लोगों के बीच में जिस भी तरह का कम्युनिकेशन होगा उसको बोला जाएगा सर्किट। सर्किट के अंदर बस जरूरी बात क्या है, मैसेज और उसका फीडबैक जरूर होना चाहिए। जब तक मैसेज नहीं होगा, फीडबैक नहीं आएगा, और फीडबैक नहीं होगा, कम्युनिकेशन सबऑर्डिनेट और जरूरी तो नहीं है। ऊपर वाले में जरूरी है जूनियर और सीनियर का होना, नीचे वाले में कोई जरूरी नहीं है। सेम लेवल हो सकता है, जनरली सेम लेवल ही होता है यहाँ पे, ठीक है। चलें आगे। अगला है हमारे पास सर्किट के बाद एक है हमारे पास चेन नेटवर्क। अब क्या बोलता है कि ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा सामने वाले का फीडबैक चाहिए ही हो, कई बार हमें अपनी पॉलिसीज बतानी होती है, हमें सामने वाले को टारगेट देना होता है कि भैया तुझे ये काम करना ही है, तो उस नेटवर्क को बोलते हैं क्या, चेन नेटवर्क। अब चेन कैसी होती है, जिसमें एक से एक कड़ी जुड़ी होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक हमारे पास कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करती है, वो इन्फॉर्मेशन फ्लो करती है। मान लो इसके नीचे दो बंदे काम कर रहे हैं, बी और सी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अगर इसको कोई इन्फॉर्मेशन फ्लो करनी है, ये अपनी इन्फॉर्मेशन देगा किसको, बी को, बी आगे देगा सी को, सी आगे देगा डी को, इसी तरह से ये इन्फॉर्मेशन आगे आगे फ्लो करती रहेगी। सिमिलरली यहाँ पर है, सी देगा एफ को, एफ देगा जी को, इसी तरह से इन्फॉर्मेशन फ्लो करती रहेगी। ये काम कहाँ आएगा, जहाँ पर आपको कमांड देनी हो, जहाँ पर आपको थॉट अपना सिर्फ बताना हो, पॉलिसीज बतानी हो, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देनी हो, या सामने वाले को टारगेट देना हो। यानी कि जब आपको बोला जाता है कि कल टेस्ट है, तो आपसे पूछा नहीं जाता, आपको बताया जाता है, तो उस समय आपका फीडबैक क्या होना चाहिए, बस ओके ले लो। अगर आप इग्नोर करते हो, अगर आप बोलते हो कि नहीं मैं टेस्ट नहीं दूंगा, उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, टेस्ट तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, मजबूरी है तुम्हारी। तो जब कमांड फ्लो करती है उस तरह के नेटवर्क को क्या बोलेंगे हम, चेन नेटवर्क। तो इसको ये बोल सकते हैं कि इट्स अ चेन ऑफ कमांड, ठीक है। चलें आगे, करो रवि से, आ गया समझ। चेन नेटवर्क के बाद जो अगला नेटवर्क है, अब इसके अंदर दिक्कत क्या देखी गई, उसके अंदर दिक्कत देखी गई कि जो हमारे बेचारे एम्प्लॉयज है वो बोल नहीं पा रहे, अपनी भावनाएं सामने वाले तक पहुंचा नहीं पा रहे कि हमें टेस्ट नहीं देना। तो इसी तरह की दिक्कतों को दूर करने के लिए हमने एक बनाया व्हील नेटवर्क। इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, हमारी कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, जो कंट्रोल करती है किसको, अपने अपने एम्प्लॉयज को। मान लो जी यहाँ पर और एम्प्लॉयज है इसका बी सी डी ई एफ जी एच, ये सारे इसके एम्प्लॉयज हैं। अब इसे कंट्रोल करना है तो ये यहाँ भी इंफॉर्मेशन भेज सकती है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी, और यहाँ भी, यानी कि ये हर एक से इंडिविजुअली बात कर सकती है। अब इसे चेन बनाने की जरूरत नहीं है, चेन बनाएगी, पहले इसको देगी, फिर इसको देगी, फिर इसको देगी, फिर इसको, ऐसे तो एक तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगी। कब तक इन्फॉर्मेशन डिजायर्ड बंदे तक पहुंचेगी, पूरी चेन के पास होने के बाद इन्फॉर्मेशन सबको देनी पड़ेगी। हो सकता है कोई सिक्योर्ड इन्फॉर्मेशन हो, फास्टली देनी हो, तो वो बेनिफिट हमें उस चेन नेटवर्क में नहीं मिल सकता। इसी वजह से हमने क्या बनाया, व्हील नेटवर्क। अब इसके अंदर ए इनसे भी बात कर सकता है और ये अपने अपने बॉस से भी बात कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर फीडबैक आपको मिल सकता है।
तो इस तरीके से यानी कि जब दोनों साइड से बातचीत हो सके और एक कंट्रोल अथॉरिटी से आप डायरेक्ट बात कर सको, यानी कि डायरेक्ट आपको पावर दे दी गई कि आप सीधा जाके बॉस से बात कर दो, तो उस तरह के नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, व्हील नेटवर्क। लेकिन इसमें एक पावर नहीं दी गई, ये एम्प्लॉयज है ना आपस में बात नहीं कर सकते, ये सिर्फ अपने बॉस को बता सकते हैं अपनी दिक्कत, अपने आसपास के लोगों से बात नहीं कर सकते इस नेटवर्क के अंदर। अब दिक्कत क्या हुई, जो काम करने वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं, काम करने वाले लोग कहते हैं कि भैया काम तो मुझे अपनी टीम के साथ ही करना है ना, तो जब तक मैं टीम मेंबर से बात नहीं करूंगा इस नेटवर्क का कोई फायदा ही नहीं। तुमने मुझे टारगेट दे दिया, टारगेट अचीव करने के लिए मुझे अपने बंदे से बात करना पड़ेगा। जनरली मार्केटिंग टीम हो गई, प्रोडक्शन टीम हो गई, यानी कि पर्टिकुलर टीम मेंबर्स की बात आ रही है। मैनेजर है ये, मैनेजर ने इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर दी। अब बात आई है टीम की वर्किंग एनवायरनमेंट में, तो ये क्या बोलता है यहाँ पे आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन रखनी है, किस तरह का नेटवर्क रखना है। उस नेटवर्क के लिए आपके पास है स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क के अंदर कोई बॉस नहीं बैठे होते, सारे के सारे एम्प्लॉयज होते हैं या फिर सेम लेवल पर्सन होती हैं। तो वो नेटवर्क कौन सा है हमारा, स्टार नेटवर्क। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज के लोग हैं, अलग अलग एम्प्लॉयज़ हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आपस में बात करते हैं। मान लो A B C D E 4 एम्प्लॉयज़ हैं। अब ये बात कैसे करेंगे, ये आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कोई रोक टोक इनके पास नहीं है। ये इस तरीके से भी बात कर सकते हैं, ये इससे भी बात कर सकता है, ये इससे भी बात कर सकता है। B की बात करें तो B E से भी बात कर सकता है, B D से भी बात कर सकता है और B सबसे बात कर सकता है। मतलब जो D है वो A से भी बात कर सकता है और C से भी बात कर सकता है, यानी कि ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हर एक बात शेयर कर सकते हैं, कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना। A के पास एक्सेस हर एक बंदे का है, सिमिलरली B के पास एक्सेस हर एक बंदे का है, सिमिलरली C के पास, सिमिलरली D के पास, यानी कि हर एक बंदा हर एक से बात कर सकता है, किसी को कोई रोक टोक इसके अंदर नहीं है। तो इस नेटवर्क को हम बोलेंगे स्टार। क्लियर, चले आगे। मैम ये व्हील नेटवर्क है, इसमें एक ही टाइम पे सारे एक साथ बात करते हैं ना? इसके अंदर ये है कि एक टाइम पे ज़रूरी नहीं है, एक टाइम पर भी हो सकता है और अलग अलग टाइम पर भी हो सकता है। लाइक मैं अभी आप सबसे एक टाइम पे बात कर रही हूँ और आप सबके पास पावर है कि आप सभी मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो नेहा है, नेहा आरती से भी बात कर रही है, नेहा मानसी से भी बात कर रही है, नेहा सृष्टि से भी, प्राची से भी, सबसे बात कर रही है। तो आपका भी सेम डायरेक्टली कम्युनिकेशन मेरे साथ हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो नेटवर्क बन रहा है वो काइंड ऑफ आपका व्हील कहलाया जाता है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अभी आपका आपस में बात करना अलाउड नहीं है और जो बात करते हैं उनको पनिशमेंट दी जा सकती है, फाइन लगाया जा सकता है, उन्हें अपने बेंच पे खड़ा किया जा सकता है, हैंड रेज करवाए जा सकते हैं उनके। तो किसी भी तरीके की बातचीत अलाउड नहीं है आपकी आपस में। सिमिलरली क्या होता है, व्हील नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। एम्प्लॉय बहुत ज्यादा फिर इसके अंदर इन सभी मान लो 50 एम्प्लॉय हो, फिर कैसे बात इसके करेंगे? अंदर जो ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये पर्टिकुलर आपकी टीम डिवाइड की जाती है। मान लो अगर फंक्शन होता है जैसे स्कूल के अंदर, मान लो स्कूल के अंदर कोई फंक्शन है या अकेडमी के अंदर कोई फंक्शन है, हर एक 4-5 बंदों की क्या होती है, टीम में ड्यूटी लगाई जाती है। मान लो 4 बंदों को बोला कि आप अपना मैनेजमेंट का काम संभालोगे, 4 बंदों को बोला कि आप गेस्ट का काम, मतलब गेस्ट आएंगे जाएंगे उनका गिफ्ट्स वगैरह का काम संभालोगे, 4 को बोला कि आप वहाँ पर डेस्क संभालोगे, यानी कि ऑडियंस को संभालोगे, उनको एंटरटेन करोगे। तो हर एक बंदे का काम बांट दिया, टीम बना दी अलग अलग। अब एक टीम में तो 4 ही लोग हैं ना, ऐसे तो एम्प्लॉय में 2000 ऑर्गेनाइजेशन। स्कोप में भी काफी हो जाएंगे। किसके अंदर, व्हील के अंदर भी। व्हील के अंदर भी क्या होता है ना, एक बंदा है, मान लो ये आपका ओनर है, ये तो मल्टीपल एम्प्लॉयज को हैंडल कर रहा है, इसके पास तो पता नहीं कितने सारे एम्प्लॉयज हैं एंड सो मल्टीपल एम्प्लॉयज को ये हैंडल कर रहे हैं। लेकिन पर्टिकुलर एक टीम भी तो बनाई जाती है। मान लो इन लोगों को डाल दिया इन्होंने प्रोडक्शन टीम में, इन लोगों को इन्होंने डाल दिया सेल टीम में, इन लोगों को इन्हें डाल दिया मार्केटिंग टीम में, आगे इनको अकाउंट्स टीम में डाल दिया, किसी को फाइनेंस टीम में डाल दिया। डिपार्टमेंट हेड से ही बात करते हैं एक तरह से। हाँ, एक तरह से डिपार्टमेंट हेड भी तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगी ना। एक डिपार्टमेंट की कंट्रोलिंग अथॉरिटी ये है, ये बंदा सेंटर में, ये इससे भी बात करेगा, इससे भी बात करेगा, इससे भी। अब मान लो इनमें से 4 लोगों को टारगेट कुछ और दे दिया, 3 प्रोडक्ट बनाते हैं ये ABC। अब ये 2 को तो A प्रोडक्ट दे दिया, इन 2 को B दे दिया और इन तीनों को मान लो C प्रोडक्ट दे दिया। तो अब ये दोनों आपस में बात कर सकते हैं, ये दोनों आपस में, ये 3 थे। अब इस एग्जाम्पल में 2 या 3 बंदे ही हुए तो कोई नेटवर्क ही नहीं क्रिएट हुआ, वो तो सिंपल आपका हॉरिजॉन्टल में चला गया। लेकिन अगर यहाँ पर इसी टीम में 10 बंदे होते हैं, वो तो जिस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा उसी लेवल के साथ। और कभी भी 5000 एम्प्लॉय एक ही कमरे में बिठा के ये नहीं कहते तुम कर लो जी काम,
5000 एम्प्लॉय एक कमरे में कभी काम नहीं कर सकते। एक टीम में मैक्सिमम आपके 25 से 30 लोग होते हैं बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लीगल टीम में भी अगर सारे लॉयर्स भी होंगे तो वो 25, 30, 40 इस लेवल पे होते हैं एक बिल्डिंग के अंदर। हो सकता है कि कंपनी बहुत बड़ी हो तो अलग अलग बिल्डिंग में अलग अलग एरियाज में अलग अलग लेवल के एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। जितने भी हम लिस्ट पढ़ते हैं ना कि इस कंपनी में 8000 एम्प्लॉय हैं, सारे एक बिल्डिंग में नहीं बैठे होते हैं, उनका जो ब्रांचेज है वो फैले हुए होते हैं काफ़ी एरियाज में। इस तरह से वर्क करते हैं। और मान लो अगर किसी का बिजनेस है यहाँ पे, फैक्ट्री वगैरह ऐसा कुछ, ठीक है, अभी जो आपके वर्कर होते हैं काम करने वाले, क्या वो सबसे बात करते हैं या वो अपने ही ग्रुप से बात करते हैं, अपनी टीम से बात करते हैं, अपने टाइम जोन वाले लोगों से बात करते हैं? बताओ पंकज जी। नहीं, हर्ष। जो आपके वहाँ वर्कर आते हैं उन वर्कर को सबसे बात करने का एक्सेस है या सिर्फ जहाँ पर वो काम करते हैं उन्हीं लोगों से बातचीत कर सकते हैं? कितने वर्कर हैं? 4-5? जनरली ऐसा होता है, आपकी टीम जो है सेगमेंटेशन डिवाइडेड होता है और हर सेगमेंट आपस में बात करता है। अपने क्लासरूम में लगा लो, तुम लोग कितने लोगों के साथ अपना स्टार नेटवर्क क्रिएट करते हो? जब टीचर क्लास में नहीं होता, ये पीछे वाला 4 ग्रुप एक तरफ, बीच वाला 4 ग्रुप एक तरफ, इधर का 4 ग्रुप 2 ग्रुप एक तरफ, तो इस तरह से आपके बाइफरकेटेड होते रहते हैं चीजें। ठीक है, स्टार्ट करें, आप कंटिन्यू करें। बस ग्रुप से बाहर आ जाओ, स्टार नेटवर्क खत्म हो, वापस व्हील पे आ जाओ। चलो, स्टार नेटवर्क के बाद आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करते हुए कुछ पॉइंट्स होते हैं, बहुत नहीं है, टाइम नहीं हुआ, अभी पेंडिंग है, बचा हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट कर लोगे, फटाफट करो। नहीं हुआ, ये तुम्हारी ना आवाज़ें रिकॉर्ड हो रही है, अंकुर सर देखेंगे फिर तुम्हारी सुताई होगी यहाँ पे, जा नहीं पाओगे तुम 5 बजे तक भी घर। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या बोलता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर हमारा कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? पहली बात तो हमें बोलना आना चाहिए, जो बातें बोल रहे हैं हम साफ साफ बोलो, यानी कि जो भी कहना चाहते हो साफ साफ। मान लो कल टेस्ट है और तुम कह नहीं पा रहे हो कि कल टेस्ट ना लो, तुम घुमा फिरा के बोल रहे हो मैम वो वाला कंसेप्ट ना आता नहीं, उसका डाउट सेशन नहीं हुआ था, उसके अंदर से एक पॉइंट अभी शायद हुआ नहीं है, वो ऐसे घुमा फिरा के बोल रहे हो, या फिर उसके वीडियोस नहीं लगाए थे। अरे चाहते क्या हो वो साफ साफ बताओ, यानी कि आपका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोलता है? कंसाइज। आप जब बातें बोलते हो तो उसे लंबी चौड़ी बना बना के मत बोलो, यानी कि उसके अंदर जो कट शॉर्ट बात है, ब्रीफ बात है, उतना ही बोलो। पूरी रामायण महाभारत मत सुनाओ, एक्चुअल में पॉइंट क्या है कंक्लूजन के अंदर बात किया करो। अदरवाइज अगर आप कम्युनिकेशन बिजनेस में करोगे और उसको A to Z सारी बातें बताने लगोगे तो वो बोर हो जाएगा, हो सकता है आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। तो जब भी आप किसी मिनिस्ट्री अथॉरिटी से बात करते हो या अपने ऑफिशियल से बात करते हो तो वहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट और अपने कंक्लूजन्स पे बात किया करो, अपनी रिसर्च पे बात किया करो, जब तक कि डिटेल में पूछा ना जाए। आगे क्या बोलता है? कंक्रीट। जब भी हमारी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है तो हम कुछ भी बात ऐसे ही नहीं बोल देते, उसके अंदर पूरा रिसर्च करके जाते हैं, यानी कि उसके कुछ फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, जिसके बेस पे हमने अपना ओपिनियन निकाला होता है। तो जब तक बात कंक्रीट ना हो अपने ओपिनियन आपको शेयर नहीं करनी चाहिए, वरना वो वेग हो जाएंगे। जैसे किसी ने बोल दिया मैं तो चांद तारे तोड़ लूँ, ऑफिस में किसी ने पूछा तुम ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर सकते हो, वो कहता सर आप हुक्म दो मैं चांद तारे तोड़ता हूँ या फिर जान दे दूँ। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं ऑफिस में जॉब पाने के लिए। तो क्या वो इम्पोर्टेंट है? क्या वो ली जा सकती है? नहीं ली जा सकती। उसके बाद आगे क्या बोलता है? कोहेरेंट। सारी बातें आपस में इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए। जैसे कि मैं अकेडमी आया, अकेडमी में फर्स्ट लेक्चर मेरा मैथमेटिक्स का लगा, अकाउंटेंसी का लगा, उसके बाद मैं स्प्लैश चला गया, यानी कि आपने 2 दिन की बातें मिक्स कर दी। आप स्प्लैश पे पिकनिक बना के आए थे, आपने बोला कि अकाउंटेंसी में हम अकाउंट्स पढ़ रहे थे, BRS पढ़ रहे थे, फिर ना फन पार्क में बड़े मजे आए। इस तरह की बातें आप ऐड ऑन कर रहे हो, कोई भी बातें आपस में इंटरलिंक्ड कनेक्टेड नहीं थी। तो आपकी बातें कैसी होनी चाहिए? कोहेरेंट होनी चाहिए, कुछ लॉजिक होना चाहिए 2 बातों के बीच में। कई बच्चे होते बात कैसे करते हैं, बात तो कर रहे होंगे किसी और सब्जेक्ट की, अचानक से उनके दिमाग में कोई बात याद आ जाती है और फटाफट वो बोल देते हैं। तो वो क्या होता है, आपस में लिंकअप नहीं हो पाता, सामने वाला बंदा नहीं समझ पाता कि तुम किन 2 बातों को लिंक कर रहे हो। तो जब भी लिखो ऐसी ऐसी बातें लिखो जो आपस में लिंक की जा सकती है। दूसरा क्या बोलता है? आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है। ब्रीफ में तो लिखना है पर इतना भी ब्रीफ नहीं कि आप उसकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट ना कर पाओ। ठीक है जी। मान लीजिए वो जो पंकज है ना, जिसकी हमने गर्लफ्रेंड बनवाई थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर, अब ना पंकज की शादी है, अब पंकज की शादी है, इसने पूरी क्लास को कार्ड दिया है, ठीक है, कार्ड दे दिया। अब उस कार्ड में लिखा कि 27 तारीख को मेरी शादी है, बस इतना लिखा। तो तुम पहुंच जाओगे सही वेन्यू पे सही टाइम पे?
नहीं पहुंचोगे। इसने जो इन्फॉर्मेशन दी वो क्या थी, इनकम्प्लीट थी। तो जब तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना हो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती, प्रॉपर काम नहीं हो सकता। आगे क्या बोलता है, जब भी आप किसी से बात करो आपकी लैंग्वेज में कर्टसी होनी चाहिए। अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना है तो आप उस पर एहसान नहीं कर रहे कि मैंने तुम्हें भेज दी है, या फिर सर आप देख लेना मैंने आपको भेज दी थी, इस तरह से आप बात कर सकते हो। आपकी आवाज़ में क्या होनी चाहिए, कर्टसी होनी चाहिए। दूसरा क्या बोलता है, लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग मतलब जब भी हम बात करते हैं या फिर किसी की बातें सुनते हैं तो सिर्फ इसलिए मत सुनो कि वो बोल रहा है तो हमें सुनना है, इसलिए सुनो कि हमें उसे समझना है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि हम सुनते तो हैं पर समझने के लिए नहीं सुनते, हम रिप्लाई देने के लिए सुनते हैं। रिप्लाई देने के लिए सुनते हो तो आप उसकी बातों को ढंग से समझ नहीं पाते, लेकिन समझने के लिए सुनते हो तो आप अपनी बातों को समझ पाते हो। अब ये आपके लिए ज़रूरी क्यों है, अब आप सीए हो, क्लाइंट की बातें बोलने से पहले तुम कंक्लूजन ड्राइव कर लेते हो, ये क्लाइंट पता नहीं फीस देगा या नहीं देगा। अरे पहले सुन तो लो वो कहना क्या चाहता है, क्या पता तुम्हारे पास काम लेके आया ही ना हो, तुम्हारी सिर्फ वैसी फ्रेंडली एडवाइस ले रहा हो, या जो भी काम है मान लो उसका केस तो था इंसॉल्वेंसी का, तुमने पूरी बात सुनी नहीं, पूरी बात सुने बिना तुमने उसका केस कहीं और डाइवर्ट कर दिया, मर्जर पिटीशन में डाल दिया, अमल कमीशन में डाल दिया या फिर रिस्ट्रक्चरिंग में डाल दिया, कुछ भी हो सकता है। तो आपको पहले केस को ढंग से सुनना होगा ताकि अपने क्लाइंट्स की बातों को ढंग से समझ पाओ। आगे क्या बोलता है, फोकस एंड अटेंशन। जब भी आपसे कोई बात करता है या जब भी कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन आती है तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी ईमेल के अंदर लेटर आया हुआ है और महीना हो गया आपने अपना ईमेल चला कर नहीं देखा, तो क्लाइंट ने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है उसका कोई यूज़ आपके पास नहीं रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि आप काम करते हो, आप अकाउंट से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो और साथ में लाउड म्यूजिक बजाते हो और बीच में गाना आ गया आपकी पसंद का, तो जो क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे होते हो उससे ध्यान आपका हट जाता है और आप डांस करने लग जाते हो, उस गाने को एंजॉय करने लग जाते हो, तो वो डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर होते हैं। जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो या किसी से बातचीत कर रहे हो या अपनी इन्फॉर्मेशन सामने वाले को दे रहे हो या फीडबैक लिख रहे हो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें। आगे क्या बोलता है, इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल। हमारा ह्यूमन बिहेवियर होता है वो इमोशनल होता है, यानी कि हम अपने इमोशंस को ज़्यादातर कंट्रोल नहीं कर पाते। अब हंसी आ रही है तो हंसेंगे, अब नींद आ रही है तो हम सोएंगे, क्या करें। तो ये बोलता है कि जनरली हमारा इमोशन जो है हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, लेकिन फिर भी हमें सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को कंट्रोल करना सीखना चाहिए या फिर सामने वाले के सेंटीमेंट के हिसाब से ही बात करनी चाहिए। कई बार हम लोग अंकुर सर से छुट्टी लेने की बात करने के लिए जाते हैं, ऑफिस के बाहर खड़े होकर देखते हैं आज सर गुस्से में लग रहा है, छुट्टी देंगे नहीं, तो आज चलो आज बात नहीं करते। या फिर टेस्ट कैंसिल करवाना है, ऑफिस के बाहर खड़े हो जाएंगे, अरे सर का मूड कैसा है, अच्छा है या बुरा है। मूड अच्छा होगा तो बात कराओगे, मूड बुरा होगा तो वापस आ जाओगे, तुम्हें पता है कि तुम्हें डांट पड़ेगी। तो वो क्या है, इमोशनल अवेयरनेस है। तुमने सामने वाले का मूड चेक किया, उसके बाद तुमने बात करने की कोशिश की, यानी कि एनवायरनमेंट को समझा और उसके बाद अपने काम किए। तो ये आपका इमोशनल अवेयरनेस क्या बताता है, आपको रैशनल डिसीजन लेने की पावर देता है, यानी कि क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है, सामने वाले के मूड पे भी डिपेंड होता है। ठीक है, तो ये हमें इसके साथ हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स अपने ख़त्म हो गए हैं। एक टॉपिक रहता है आपका बैरियर्स का, बैरियर्स वाला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।